स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। शाम के 7 बज चुके हैं। क्लास आपकी शाम को 7 बजे जो आपकी हिंदी की लाइव क्लास चलती है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पा रही है। जो कि ये क्लास आपकी 28 नंबर की है। ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में शाम को 10 बजे तक आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी। आज की क्लास आपकी अति संभावित क्वेश्चनों के साथ में 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 15 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग आपके जाएंगे कितना, 45 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे एक क्लास से। चाहे आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हो या फिर आप जूनियर का पेपर देने जा रहे हैं, सभी की तैयारी आपके 30 में 30 की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। तो जो लोग नए होंगे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, और अपने सहपाठियों तक भेजते पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है पूजनीय होता है, ऑप्शन बी कह रहा है पूजनीय होता है, ऑप्शन सी कह रहा है पूजनीय होता है और ऑप्शन डी कह रहा है पूजनीय होता है। वर्तनी शुद्धि से अगर बात करें तो कम से कम आपके मान के चलिए 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। याद रखिएगा वर्तनी शुद्धि से कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आपसे आशीर्वाद पूछेगा तो आशीर्वाद की वर्तनी आपकी ये शुद्ध होती है। अगर आपसे ज्योत्सना पूछ लेगा तो ज्योत्सना का आपका क्या हो जाता है, ये वर्तनी शुद्ध होती है। और आपसे अगर उज्ज्वल पूछ लेगा तो आपका ये उज्ज्वल आपका शुद्ध होता है। आप याद रखेंगे ये 2 वर्तनी, 3 वर्तनी और याद रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, बार बार ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे पूछ रहा है पूजनीय क्या ऐसे लिखा जाता है, तो नहीं, पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है। आपको याद रखना है पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। पूजनीय में याद रखेंगे क्या कि आधा जा नहीं लगेगा, ये याद रखेंगे, आधा जा पूजनीय में नहीं लगेगा। तो जहाँ जहाँ आधा जा है पहले उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और पूजनीय में आपको पता है पूजनीय होता है, यानी पूजने योग्य जो होता है पूजनीय होता है। ये वर्तनी आपकी शुद्ध होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन से आपको मैंने 3 और क्वेश्चन मैंने सिखाए, मतलब 4 क्वेश्चन आप लोगों ने इस क्वेश्चन से सीखा। 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आप सभी चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपका डन होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द को उपयुक्त में से क्या होगा। उपयुक्त हो तो लिखिए। जो अब आपको पता है ये क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में बात कर रहा है आपसे, ये आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है अनुज होता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए। ऑप्शन बी कह रहा है द्विज होता है। ऑप्शन सी कह रहा है अग्रज होता है। ऑप्शन डी कह रहा है सर्वज्ञ होता है। बताइएगा कौन सा हो जाएगा। अनुज की बात कर लें तो आपको याद रखना है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, वो क्या कहलाएगा, अनुज कहलाएगा। द्विज किसे कहते हैं, द्विज याद रखिएगा जो 2 बार जन्म लेता है, जो 2 बार जन्म ले वो आपका हो जाता है द्विज। अग्रज किसे कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो होता है अग्रज। सर्वज्ञ क्या होता है, सब कुछ जानने वाला।
सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाया करते हैं। इनमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है क्या, राइट आंसर हो जाया करता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्लियर हो जाता है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है क्लियर। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका हो जाता है दूसरा। दूसरे का आपका क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन आपका, पहला नहीं दूसरे का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप, अभी मैंने बताया कि वर्तनी कैसे शुद्ध होगी, उसको आप सभी लोग याद रखिएगा। पुरस्कार में छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगती है, ना ही बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, ये आप याद रखिएगा। पुरस्कार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा पुरस्कार कैसे लिखा जाता है, पुरस्कार, ये पुरस्कार लिखा जाता है, पुरस्कार नहीं पुरस्कार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है सही। कौन सा, ऑप्शन ए पुरस्कार, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी पुरस्कार, मैंने अभी बताया ये तालब यानी मूर्धन्य सा नहीं लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार तो होता नहीं है, तो आपका होता क्या है, पुरस्कार होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, पुरस्कार, पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आपका तीसरे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी क्लियर हो जाया करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है क्या, कह रहा बताइएगा सजावट शब्द के प्रत्यय क्या होंगे। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। प्रत्यय की बात करें तो आपको पता है प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, कहाँ पर जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और वहीं पर अगर उपसर्ग की बात करेगा तो उपसर्ग आपको याद रखना है कि उपसर्ग क्या हो जाएगा, ये भी आपके शब्दांश हो जाया करते हैं, ये भी आपके शब्दांश होते हैं। और कहाँ जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं और शब्द के आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं क्या, उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। कह रहा है सजावट में क्या आव प्रत्यय लगा है, या फिर आवट लगा है, या फिर आहट लगा है, या फिर टा लगा है। इनमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, सजावट में आवट प्रत्यय आपका लगा हुआ है। ये क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाया करता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके अपने तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, कह रहा लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताना है। मैंने आपको कारक सभी बता रखे हैं, एक साइड में कारक होते हैं, दूसरे साइड में अगर चिन्ह की बात कर लें तो याद रखिएगा कारक कौन से होते हैं। जैसे आपका हो जाता है क्या, कर्ता ने, कर्ता हो जाता है, फिर कर्म हो जाता है, कर्म के बाद आपका क्या हो जाता है, करण हो जाता है, करण के बाद आपका क्या हो जाता है, संप्रदान हो जाया करता है, संप्रदान के बाद आपका हो जाता है अपादान, अपादान हो जाया करता है, अपादान के बाद क्या होता है, संबंध हो जाया करता है। क्या होता है, संबंध हो जाता है। संबंध के बाद आपका अधिकरण हो जाता है, अधिकरण के बाद आपका क्या हो जाता है, संबोधन हो जाया करता है।
क्या हो जाता है, संबोधन हो जाया करता है। ये आपके हो जाते हैं कारक। 8 कारक होते हैं, आप याद रखिएगा। 8 कारक चिन्ह होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब इनके चिन्ह की बात करें तो कौन कौन से चिन्ह होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग चिन्ह। तो देखिएगा चिन्ह इनके क्या हो जाया करेंगे, तो आप याद रखेंगे कर्ता का चिन्ह हो जाता है ने, कर्म का चिन्ह हो जाता है को, करण का चिन्ह हो जाया करता है से, संप्रदान के लिए हो जाया करता है, संप्रदान का चिन्ह हो जाता है के लिए, अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होने की स्थिति को दर्शाएगा, अलग होना। संबंध क्या दिखाएगा, का, की और के, ये आपके रा, री और रे, ये आपके संबंध दिखाएंगे। वहीं अधिकरण पे बात कर लेंगे तो अधिकरण हो जाएगा आपका में, और पर आपका हो जाएगा अधिकरण। संबंध क्या हो जाएगा, हे और अरे आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ये आपके हो जाते हैं कारक। कारक की संख्या आपकी 8 होती है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होती है। आपकी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो कारक की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 8 होता है। ये आपके चिन्ह होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइएगा कि लड़का पेड़ से गिर रहा है, संप्रदान होगा, ऑप्शन बी कर्म होगा, ऑप्शन सी अपादान होगा, ऑप्शन डी करण होगा। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो कह रहा पेड़ से गिर रहा है यानी वो अलग हो रहा है, तो अपादान हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ये आपका रहा 5वां क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कराया गया। 5वें में अगर कारक चिन्ह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है, ये क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा बताइएगा चौराहा कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास हो जाया करता है। समास का अगर विलोम की बात कर ली जाए, समास का विलोम आपका क्या हो जाया करता है, व्यास हो जाता है। समास का विलोम व्यास हो जाता है। समास की कुल संख्या क्या होती है ये भी आपको याद रखना है, 6 हो जाया करती है। कौन कौन से समास होते हैं आपको पहले से बता रखा है, कई बार मैंने बताया है। पहला आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। और तीसरे के बाद चौथा आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और 5वां आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और छठा आपका क्या हो जाएगा, छठे की बात कर लें तो आपका बहुव्रीहि हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। ये आपके हो जाया करते हैं क्या, छठों यानी 6 समास हो जाया करते हैं। इनकी संख्या आपको क्लियर हो जाती है। चौराहा की बात कर रहा है अव्ययी भाव में प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपका प्रधान होता है, प्रधान होता है जिसे अव्यय कहते हैं। प्रथम पद आपका प्रधान या अव्यय होता है, ये याद रखिएगा। कर्मधारय में आपको क्या देखना है जो लगा होगा बीच में तो ये आपको मिल जाएगा। द्विगु समास में आप याद रखेंगे, द्विगु समास में आपको क्या याद रखना है, पूर्व पद आपका संख्यावाचक हो जाता है, पूर्व पद आपका संख्यावाचक हो जाया करता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में आपको देखना है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये आपके द्वंद्व में देखना है। तत्पुरुष में याद रखिएगा कारक चिन्ह, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। अव्ययी भाव में यहाँ बात कर लें तो कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये आपका हो जाया करता है क्या, ये सारे समास आपके हो जाते हैं क्लियर।
ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बहुब्रीहि होगा, ऑप्शन बी द्वंद्व होगा, ऑप्शन सी द्विगु होगा, ऑप्शन डी तत्पुरुष होगा। तो अभी मैंने बताया जिसमें संख्यावाचक हो जाए तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका छठा भी क्लियर हो जाया करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पर्यायवाची से है। पर्यायवाची पूछ रहा है, आप बताइएगा। पर्यायवाची कह रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। पर पुत्री का पूछ रहा है तो पुत्री की पर्यायवाची क्या हो जाया करती हैं, ये आपको बताना है। पुत्री की पर्यायवाची अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, तनया हो जाया करती है। तनया के बाद आपका सुता हो जाया करती है। सुता के बाद आत्मजा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मजा कहते हैं। दुहिता इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे दुहिता कहा जाता है। और इसे क्या नाम से जाना जाता है, तनुजा नाम से जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नंदिनी नाम से जाना जाता है। ये आपके हो जाया करते हैं क्या, पुत्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम पुत्र की बात कर लें तो पुत्र के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, ये भी आप बताइएगा। पुत्र का तनुज हो जाया करता है। क्या हो जाता है, तनुज हो जाता है। ठीक है, तनुज के बाद आपका तनय हो जाया करता है। तनय के बाद आप याद रखिएगा आपका हो जाता है आत्मज। आत्मज हो जाया करता है। ये आपके हो जाते हैं क्या, पुत्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है पुत्री का पर्यायवाची। ऑप्शन ए कह रहा तनय होता है, ऑप्शन बी कह रहा सुता होता है, ऑप्शन सी कह रहा आत्मजा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है दुहिता होता है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, पुत्री के हो जाया करते हैं। और ये आपका क्या होता है, पुत्र का हो जाया करता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हो जाता है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। तो कमल के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। कमल के पर्यायवाची याद होने चाहिए। अंबुज कहलाता है, ठीक है, सतलज कहलाता है, सतलज कहलाता है, और सरोज कहलाता है, सरोज कहलाता है। पंकज कहते हैं इसे, और इसे जलज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अरविंद के नाम से भी जाना जाता है, अरविंद के नाम से भी जाना जाता है। इसे तामरस कहते हैं, इसे तामरस कहते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं कमल के, कमल के हो जाया करते हैं। तो देखिएगा कह रहा है सरोज बिल्कुल होता है, अरविंद होता है, सलिल नहीं होता है, पंकज भी होता है, सलिल नहीं होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलिल नहीं होता है कमल का, तो किसका है, सलिल आपका पानी का हो जाया करता है। इसको नीर कहते हैं, इसको और अम्बु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अम्बु के नाम से जाना जाता है। इसे तोय कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे वार के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पानी के पर्यायवाची हो जाएंगे, सलिल के हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये आपका 8वां क्वेश्चन भी आपका हो जाता है क्लियर। 8वां क्वेश्चन यानी झट का मतलब तुरंत सोच ले, जिसकी मत यानी बुद्धि, मत का मतलब बुद्धि से किया जा रहा है, जिसकी बुद्धि तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कह रहा है कुशाग्र बुद्धि होता है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति होता है। ऑप्शन सी कह रहा है द्रुतगामी होता है। ऑप्शन डी कह रहा है दूरदर्शी होता है। इनमें से आपको बताना है
कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाता है, आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि कुशाग्र बुद्धि उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि कुश की भांति, कुश की तरह नोक जैसे चले या तेज चले, उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। द्रुतगामी की बात कर लें तो द्रुतगामी क्या हो जाता है, तेजी से गमन करने वाला, तेजी से गमन करने वाला द्रुतगामी कहलाता है। वहीं दूरदर्शी की बात कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। प्रति उत्पन्न मत क्या होता है, प्रति उत्पन्न मत जिसकी मति तत्काल सोच ले उसे प्रति उत्पन्न मति कहते हैं। ये आपका हो जाया करता है क्या, ये आपका 9वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाया करता है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन और तैयार किया। आपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला 10वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। कह रहा है निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, आप सभी बताएंगे, और संधि का नाम भी बताएंगे। जो लोग देखेंगे बाद में तो संधि का नाम भी आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, संधि में निर्गुण क्या आपका निर्गुण होगा, या फिर आपका निगुण होगा, या फिर आपका निगुण होगा, या फिर आपका निगुण होगा, इनमें से बताइएगा। संधि की बात कर लें तो संधि क्या होता है, संधि ध्वनियों का मेल होता है, ये आप याद रखिएगा। क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है, संधि ध्वनियों का मेल होता है, ये आप याद रखेंगे। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आपका हो जाता है स्वर संधि, आपका हो जाता है व्यंजन संधि, और आपका हो जाया करता है क्या, विसर्ग संधि हो जाया करती है। ये 3 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। स्वर संधियों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 5, इनकी संख्या होती है 5, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन सी आपकी हो जाया करती है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपको मैं बता दूं 5 में, तो पहला आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाया करती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, गुण हो जाया करती है। तीसरा आपका यण हो जाया करती है। चौथा आपका क्या हो जाता है, चौथा आपका वृद्धि हो जाया करती है। 5वां आपका क्या हो जाता है, अयादि संधि हो जाया करती है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 5 संधियां हो जाया करती हैं। ये आपका चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। निधन गुण यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विसर्ग लग रहा है, विसर्ग का यानी विसर्ग का आपका क्या हो जा रहा है, रा हो जा रहा है, विसर्ग का रा हो जा रहा है, विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। ये 10वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम सभी चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप सभी लोग देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम किसे कहते हैं, आप सभी को पता है। वे शब्द जो संस्कृत से, जो क्या है, संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में लाए गए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं रूपांतरित रूप से आके वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्द का आपसे कह रहा है चयन करिएगा। ऑप्शन ए कह रहा क्या कलश होता है,
ऑप्शन बी कलश होता है, ऑप्शन सी कह रहा कलश होता है, या ऑप्शन डी आपका कलश होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कलश आपका ऐसे ही लिखा भी जाता है। याद रखिएगा वर्तनी शुद्धि भी आपको याद रखना है। ये कलश गलत होता है तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से आपको देखना क्या है, ये कह रहा है कि बताइएगा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप क्या है। शुद्ध रूप चुनना है आपको, शुद्ध चुनना है। शुद्ध वाक्य क्या है, क्योंकि वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि से एक एक क्वेश्चन मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ऑप्शन ए कह रहा है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। ऑप्शन डी कह रहा है हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। कह रहा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। विवाह रही नहीं, विवाह रहा है, पुल्लिंग का यूज किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, कन्या की नहीं कन्या का होगा, तो ये भी आपका गलत होगा। ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन सी भी गलत है, बी भी गलत, डी भी गलत है। ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, हमारी सौभाग्यवती कन्या, सौभाग्यवती नहीं होता है, कन्या के लिए आपका आयुष्मती प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कन्या के लिए आयुष्मती प्रयोग किया जाता है। सौभाग्यवती जो होता है वो आप किसके लिए, वो विवाहिता के लिए आपका प्रयोग होता है, विवाहिता के लिए प्रयोग होता है सौभाग्यवती। तो याद रखिएगा आयुष्मती होगा। ऑप्शन बी कह रहा है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है क्या कि आप बताइएगा निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर संधि के बारे में बात कर रहा है, फिर संधि के बारे में बात कर रहा है। संधि के बारे में सारी चीज़ें मैंने अभी आपको सारी बताई हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भानु प्लस उदय होगा। ऑप्शन बी कह रहा है भानु प्लस उदय होगा। ऑप्शन सी कह रहा है भानु प्लस उदय होगा। ऑप्शन डी कह रहा है भानु प्लस उदय होगा। इनमें से बताइएगा कौन सा आपका सही है और संधि क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि क्या हो जाएगी। तो आपको याद होगा क्या होता है, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाया करता है, भानुदय हो जाता है, भानुदय हो जाता है। और जहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, बड़ा ओ की मात्रा लगती है, ये सारे क्या हो जाया करते हैं, आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। याद रखिएगा ये आपके हो जाया करते हैं क्या, दीर्घ हो जाते हैं। बड़ी ई की मात्रा भी अगर आपकी लगती है तो ये भी दीर्घ हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। ऑप्शन आपका हो जाता है 13 का ए, 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाया करता है। ठीक है, 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या हो जाएगा, आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चुनाव करना है, कौन सा शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए कह रहा है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है।
ऑप्शन बी कह रहा है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। ऑप्शन डी कह रहा है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो याद रखेंगे आप सभी, क्या हो जाया करता है, तरुण भी नवयुवक होता है, नवयुवक तो नवयुवक ही है। एक ही जगह पर दो शब्द नहीं प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको पता है। तरुण भी नवयुवक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे देखिए, कह रहा हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा गलत लिखा है, शिक्षा ये सही होता है, शिक्षा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पे बात करें, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाता है, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाया करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमसे कह रहा है बताइएगा आप सभी कि घुड़सवार शब्द में से क्या है। घुड़सवार शब्द क्या है, कह रहा है रूढ़ शब्द होता है। ऑप्शन बी कह रहा है योग रूढ़ होता है। ऑप्शन सी कह रहा है यौगिक होता है। ऑप्शन डी कह रहा है निरर्थक होता है। योग रूढ़ होता है, रूढ़ होता है या यौगिक होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। जो दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, मेल से बने होते हैं, बने होते हैं और उनके सार्थक, और उनके सार्थक खंड हो जाए, सार्थक खंड हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यौगिक, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक आपका राइट आंसर हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है, घुड़ प्लस आपका सवार दो शब्दों से मिलकर बने हैं और दोनों शब्द आपके सार्थक हैं, दोनों शब्द आपके सार्थक हैं। तो ये आपका हो जाता है आज की क्लास, जो कि आज की आपकी क्लास हो जाती है। 15 क्वेश्चन आपके हो जाया करते हैं। 15 क्वेश्चन में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी को क्लियर कराए हैं। तो लगभग आप याद रखिएगा, अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 15 तियां 45, जो कि मैंने आपको बताया 45 से 50 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है, लाइक करेंगे सभी लोग, और आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और अन्य लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कल की क्लास आपके समय आपकी 7 बजे लाइव होगी, सभी लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू।